अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों। आज हम और एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का वीडियो नंबर 3। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग मेरे बच्चों डायनामिक्स भी बोलते हैं। डायनामिक्स इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है कि याद रखो। न्यूटन लॉ का एक शॉर्ट स्टेटमेंट, अगर कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 है, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर जो नेट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वो इक्वल टू 0 है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। इतना ही याद रखोगे। व्हेन द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी विल रिमेन इज कांस्टेंट। यानी इसका मतलब न इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और न इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। हम शॉर्ट में कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट इज दैट व्हेन ever the net force acting on a body is equal to 0, it does not change its state of motion। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ, न मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, न डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी। यानी इसका मतलब अगर ये बॉडी यहां पर रेस्ट में है, इसका मतलब v इज इक्वल टू 0। जब इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा 0, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? v डज नॉट चेंज। सिमिलरली अगर ये बॉडी जा रही है इस डायरेक्शन में है कि नहीं, with some velocity v, it will move with the same constant velocity when net force acting on the body is equal to 0. In short, we can say when the net force, when the sum of forces acting on a body is equal to 0, it does not change the state of motion। ठीक है कि नहीं? It sometimes it is called as law of inertia, जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। अब दूसरी बात आ रही है जिसको कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम होता क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे, द लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टोटल मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी। द टोटल मोशन कंटेन्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ठीक है कि नहीं? ऑब्वियसली जब हम देखा जाएगा, अगर मैंने एक बाइसाइकिल लिया है और एक लेट अस सपोज एक कार ली, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ऑब्वियसली यहां पर हम कहेंगे कि m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि मास ऑफ कार इज ग्रेटर देन मास ऑफ बाइसाइकिल। लेकिन सपोज इट विल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल आल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड। आप बताओ मुझे, आपको इन दो में से रोकना किसको मुश्किल होगा, बाइसाइकिल को या कार को? या अगर इन दो में से किसी को टक्कर लगेगी किससे ज्यादा? ऑब्वियसली लगेगी ज्यादा कार से। इससे पता चला है इस कार का मास ज्यादा है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा लीनियर मोमेंटम होगा। और एक चीज, अब मैंने यहां पर और एक बाइसाइकिल लिया है, इसका भी मास m1 ही है, मास इज सेम, या यही बाइसाइकिल है, लेकिन स्पीड मैंने रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको रोकना इससे डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा?
ऑब्वियसली जिस बाइसाइकिल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इस बाइसाइकिल को रोकना इस वाले बाइसाइकिल के डिफिकल्ट होगा। यहां से मेरे बच्चों में पता चला है जो लीनियर मोमेंटम है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक कर रहा है मास पे डिपेंड और दूसरा कर रहा है वेलोसिटी पे। In short, we can say that the linear momentum of any body is defined as a physical quantity, yeah, it is that quantity, the total motion possessed by a body, and its value depends upon two things. One is called as mass of a body and velocity of the body. यानी इसका मतलब अगर कभी कभार कोई सिस्टम है, अगर उसका मास चेंज हो जाएगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज होगा। यानी ये भी कभी चेंज हो सकता है, ये भी कभी चेंज हो सकता है। यहां पर आपको थोड़ा अजीब लगेगा मास कैसे चेंज होगा, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको खुद पता चलेगा ये मास कैसे वैरी करता है कभी कभार किसी सिस्टम में। इन शॉर्ट हम कहेंगे इट इज defined as the total motion possessed by a body। ठीक है कि नहीं? और इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे, एक कर रहा है मास पे और दूसरा करता है वेलोसिटी पे। ये थी इसकी फिजिकल मीनिंग। जब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन याद रखो मेरी जगह, द लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इन शॉर्ट हम कहेंगे इट इज अ वेक्टर physical quantity and its direction is same as that of velocity v। याद रखो मेरी जगह, जिस डायरेक्शन में एक बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मोमेंटम होगा। अगर मैंने यहां पर ये बॉडी ली है, अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है, याद रखो P इज इक्वल टू mv, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। इज इट क्लियर? ठीक है मेरे बच्चों, अब बात आ रही है लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट की बात आ रही है। यहां तक हमने क्लियर किया है कि जो लीनियर मोमेंटम है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी, या हम कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टाइम्स द प्रोडक्ट मास टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ अ गिवन बॉडी। इन शॉर्ट वी कैन से। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसका ऐसा यूनिट आता है, किसका? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट याद रखो, हम लिखते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी। जब लिखेंगे m का यूनिट आएगा kg, वेलोसिटी का आएगा मीटर सेकंड इनवर्स। दिस विल बी ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मेरे बच्चों अब बात आ रही है इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर लग रहे हैं सम ऑफ फोर्सेस F। समेशन ऑफ फोर्सेस किसके बराबर मिलेंगे? F के बराबर। ये बोल रहा है दिस F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी द टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कैसे? इसको मेरे बच्चों कैसे लिखेंगे, पहले थोड़ा इसको प्रूव करेंगे। हम जानते हैं F किसके बराबर आएगा? डेल्टा P। अगर यहां पर ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है यहां पर v1,
जब मैंने इसको फोर्स एफ दिया है अप्लाई, तो इसकी वेलोसिटी कुछ समय के बाद बनी है v2। कैन आई से दैट p इनिशियल जो बनेगा वो बनेगा m v1, p फाइनल जो बनेगा वो बनेगा m इंटू v2। जरा कैन आई से दैट, शाबाश, क्या बनेगा आपका यहां पर जो हम करोगे डेल्टा p को कैलकुलेट, डेल्टा p आएगा आपको p फाइनल माइनस p इनिशियल। जो ही मैंने डेल्टा p को लिया इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, मेरे बच्चों हम लिख सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस m इंटू v1। हम लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1। इस तरह से हम कह सकते हैं दिस डेल्टा p हियर इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। जरा ये वैल्यू यहां पर डालो आप, कैन आई से दैट f इज इक्वल टू, दैट इज इक्वलेंट, क्या बनेगा आपके पास है m इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। डेल्टा v बाई डेल्टा t किसके बराबर आता है, एक्सोलेशन। मेरे बच्चों क्या निकला आपके पास, अगर आंसर आपके पास है f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सोलेशन। लेकिन याद रखो यहां पर मेरे बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सोलेशन ऑफ ए बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम किसी बॉडी को फोर्स देंगे उसी डायरेक्शन में उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा और उसी डायरेक्शन में उस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। देखो कैसे मेरे बच्चों, आराम से हमने क्या लिखा, हमने लिखा नेट सम ऑफ फोर्सेस दैट इज इक्वल टू m इंटू a। यानी अगर मैंने यहां पर ये बॉडी ली है, अगर इसको मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, याद रखना इसकी डायरेक्शन ऑफ ए बी इसी डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में एफ है उसी डायरेक्शन में ए बी होगा। आगे बढ़िए, सपोज मैंने यहां पर और एक बॉडी ली, इसको मैंने यहां से फोर्स F1 दिया है और इसको मैंने यहां से फोर्स F2 दिया है। कंडीशन दी है F2 इज ग्रेटर देन F1। इस वक्त आपके पास दो फोर्सेस है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। बड़ा फोर्स कौन सा है, F2, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में आएगा अलोंग F2, यानी इसका मतलब इसकी A की डायरेक्शन ये होगी, A की डायरेक्शन होगी सेम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स। Here large force is F2 and the greater force is F2। इसका मतलब the direction of acceleration is same as that of the along the direction of शाबाश greater force। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने लिखा है F is equal to डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। लेकिन मैं करूंगा एक काम, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। फोर्स अप्लाई तो मैंने किया है फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो तब क्या बनेगा, जो ही यहां पर आप लिमिट डालोगे मेरी जगह, तो आपका F जो बनेगा वो बनेगा सीधे dP बाई dt। इसका मतलब एट एनी पॉइंट द डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कल अगर आपको मोमेंटम की इक्वेशन दी होगी, आपको फोर्स निकालना होगा मेरे बच्चों, आप कुछ नहीं करोगे, आप उस टाइम एक ही चीज करोगे, आप निकालोगे मोमेंटम की इक्वेशन की, आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो डेरिवेटिव होगा इस तरह से आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो कभी भी फोर्स। इस तरह से हमने F की इक्वेशन लिखी है, F इज इक्वल टू, एक लिखा हमने m इंटू a। यहां से हमें एक चीज पता चला है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जब भी आपको निकालनी होगी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सेलरेशन, हमेशा निकालोगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाली है, आप आराम से निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और इसके साथ साथ हम जानते हैं जो F आता है वो आता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब हम लेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सपोज F इज इक्वल टू F ऑफ xi। इसका मतलब क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐड हम करेंगे F(y)j, ऐड हम करेंगे F(z)k। ये बेस बना रहा हूं आपको इसके डायनामिक्स की, यहां से आपको पूरा डायनामिक्स की बेस बन रही है। F मैंने लिया है इक्वल F ऑफ xi प्लस F ऑफ yj प्लस F ऑफ z, याद रखो। और जो P आपको आएगा वो आएगा Pxi
एड अप आएगा पी वाई जे, एड अप आएगा पी जेड के। जब देखा जाएगा डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा खाली उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। अगर अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये फोर्स जीरो होंगे तो इन दो डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सिमिलरली डी पी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ वाई, एंड डी पी जेड डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। दिस फोर्स इज responsible for change in momentum along the direction of x axis. This rate of change of momentum that this force is applied for is responsible for change in momentum along the y-axis, and this force is responsible for change in direction of momentum along the direction of z-axis. Similarly, हम कह सकते हैं f of x can be equal to m into ax, f of y is equal to आएगा m into ay, and f of z आएगा equal to m into az। मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पे हम सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे डाउट, उस डाउट के बारे में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।